आज के वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन से रिलेटेड जो वीडियोस है अभी हमने स्टार्ट किए हैं वो पिछला जो हमारा वीडियो था 4th लेसन का, उसमें हमने देखा है एक्सरसाइज 4.1 के हमारे उस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। अभी हम लेंगे फोर्थ क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम है वो तो बाद में लेंगे। अभी हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। क्या दिया है फिफ्थ क्वेश्चन वो हम पढ़ लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। थर्ड क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन ऐसा था कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एट रेशियो इन रिड्यूस्ड फॉर्म। क्या दिया था हमको? परसेंटेज दिया था, उसको हमने रिड्यूस फॉर्म में लाया, यानी जितना पॉसिबल है उतना छोटा कर दिया। अब उन्होंने उसका उल्टा बोला गया है। उल्टा क्या बोला गया है? कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू द परसेंटेज, यानी जो हमको रेशियो दिए गए हैं इन रेशियो को परसेंटेज फॉर्म में लाओ। इतना परसेंट, उतना परसेंट, उतना परसेंट, ऐसे फॉर्म में लाओ। तो करना क्या पड़ेगा हमको यहाँ पे? फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है बुक में का क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, उसमें का ये है फोर्थ, फिफ्थ में का ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या करना है हमको? 15:25 दिया है, उसको हमको परसेंटेज में लाना है। तो हम इसको सबसे पहले कैसे लिखेंगे? 15/25 इज इक्वल टू, जब भी किसी चीज को परसेंटेज में लाना है तो हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करके नीचे में डिनोमिनेटर में हमारे 100 होना चाहिए। जनरली डिनोमिनेटर में 100 आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में 100 आने के लिए मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 24 25 4 जा 100। तो मैं क्या करता हूँ? डिनोमिनेटर में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 होगा। अगर मैं डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं करता हूँ 15 × 4 इज इक्वल, कितना हो जाएगा हमारा? 15 × 4 60/100। तो 60/100 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया हमारा 60%। जब भी हम परसेंट ये बात सोचते हैं तब कैसे क्या कंपेयर करते हैं? 100 से। तो 100 से हमने कंपेयर किए, कितना आया हमारा? 60% आया। अब इसी को लिखते, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2, 47/50 इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर में 100 आने के लिए मैं इसे कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा? 100। डिनोमिनेटर में अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो नीचे तो हो गए भाई हमारे 100, ऊपर में कितने हो गए? 2 7 जा 14, 4 रह गया 1, 2 4 जा 8 और 1 9, यानी हो गए हमारे 94%। हो गया। डिनोमिनेटर में 100 आना चाहिए क्योंकि हम 100 से कंपेयर करते हैं। 7/10 इज इक्वल टू, तो डिनोमिनेटर में 100 आने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 10 से। इसलिए डिनोमिनेटर में अगर 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो न्यूमरेटर में भी 10 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 7 × 10 कितना हो गया? 70/100 इज इक्वल टू 70%। अब ये तो 3 क्वेश्चन तो बराबर निपट गए हमारे। अब ये आ गया, मान लो आपकी 4th सेमेस्टर एग्जाम है, उस 4th सेमेस्टर एग्जाम में आपको आउट ऑफ 600 546 मार्क्स मिलते हैं। ऐसा होता है। मान
अगर ऐसा होता है तो आप क्या बोलोगे, मुझे इतना परसेंट मार्क मिला, कि क्या बोलोगे कितना परसेंट मार्क मिला, 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, कितना परसेंट मार्क मिला आपको, 80%। तो हम बोलते हैं ना मुझे इतना परसेंट मार्क मिला, ये चीज होती है। आउट ऑफ 600 अगर हमें इतने मार्क्स मिलते हैं, इसका मतलब कितना परसेंट मार्क मिल गया, तो हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है काय में, परसेंटेज में। अब मैंने यहाँ क्या बोला था, डिनोमिनेटर में 100 आनी चाहिए, अब यहाँ तो 600 है, मुझे 100 लाना है, तो मैं यहाँ करता हूँ उल्टा, थोड़ा सा डिवाइड करता हूँ 6 से। अगर मैं 600 को 6 से डिवाइड कर दूं तो मुझे यहाँ पे 100 मिल जाएंगे। अगर यहाँ 6 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे न्यूमरेटर में भी 6 से डिवाइड करना होगा, तो 546 डिवाइडेड बाय 6। अब मैं 600 को अगर 6 से डिवाइड करता हूँ तो आ तो गए नीचे में 100 यानी परसेंटेज। जब हम 100 से कंपेयर करते हैं तो परसेंटेज आता है, तो यहाँ आ गए 600। अब मैं करता हूँ 546 को 6 से डिवाइड, तो कितना आता है, यहाँ तो डिवीजन नहीं होता तो 2 नंबर ले लेंगे, 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा 6 4 जा 6 9 जा 6 9 जा 54 0 6 1 जा 6, यानी हो गए हमारे 91। हो गया। अब ये रेगुलर फॉर्म में आ गया 91/100, इसका मतलब कितना हो गया, 91%। तो हम बोल सकते हैं कि मुझे आउट ऑफ 600 546 अगर मार्क्स मिले हैं, इसका मतलब मुझे 91% मार्क्स मिले हैं। ओके, अब आ गए इधर 7/16, ये हो गया, ये है हमारा 4th क्वेश्चन, नहीं ये है हमारा 1 2 3 5th क्वेश्चन, ये है हमारा 4th क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ था कि मैंने 6 से डिवाइड कर दिया तो 100 आ गया, इस जगह डिनोमिनेटर में मुझे 100 लाना है। डिनोमिनेटर में 100 लाने के लिए मेरे पास ऐसा कुछ भी नंबर नहीं है कि जो मैं 16 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 16 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे यहाँ 16 को अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे यहाँ 100 मिल जाएंगे। ऐसे कुछ भी हमारे पास में चीज अवेलेबल नहीं है। 16 1 जा 16 2 जा 16 3 जा 16 4 जा कुछ भी किए तो हम 100 नहीं ला सकते नीचे। ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, 7/16 इसको into 100 कर देंगे, ठीक है, into 100 कर देंगे तो हमको जाके बराबर फॉर्म मिल जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 7 into 100 700 अपॉन कितना 16। अब मैं 700 को क्या कर रहा हूँ, 16 से डिवाइड कर रहा हूँ। जब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं डिनोमिनेटर में कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ डिनोमिनेटर में मैं 100 ला सकूँ, जब ऐसा पॉसिबल नहीं है तब क्या कर देना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अब क्या हो रहा है, 700 को हम 16 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 16 4 जा 64, कितना रह गया भाई यहाँ पे 0। फिर 60 को डिवाइड करना है 16 से, 16 1 जा 16 2 जा 16 3 जा 16 3 जा, कितना रह गया 10 - 8 2, कितना रह गया 1 0 पॉइंट। हाँ 16 7 जा हो गया, डिवीजन कर रहे हैं। नीचे में बोर्ड अभी नहीं दिख रहा है तो दिखेगा नहीं, मैं कर देता हूँ। यहाँ पे कितने रहेंगे 8 0, 16 5 जा 80,
तो डिवीजन करने के बाद मुझे मिल रहा है 43.75 मिल रहा है, इसीलिए डिवाइड करने के बाद आ गया 43.75%। ओके, तो डिवीजन वैसे तो आप लोगों ने करना है, पर फिर भी ठीक है, हमने कर लिया उसको। तो हमारा आंसर क्या आ गया 43.75%। ओके, अब देखेंगे आगे। ये जो क्वेश्चन है ये खास करके हो सकता है पेपर में आए, तो क्यों ऐसा? तो 16 को ऐसे कोई भी नंबर नहीं है फिलहाल कि मल्टीप्लाई किए तो हम डिनोमिनेटर में 100 ला सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, उसको सीधा सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7 × 100 700 डिवाइडेड बाय 16, तो हमारा आ गया 43.75%। तो ये 5 क्वेश्चन थे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में, हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये होने के बाद हमारे क्या है, वर्ड्स प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम एक एक करके हम देखने वाले हैं। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर, पहले तो हम प्रॉब्लम पढ़ के उसका मीनिंग निकालेंगे और मीनिंग निकालने के बाद वो क्वेश्चन करेंगे। जो भी कोई राइटिंग वर्क है, राइटिंग वर्क यहाँ लिखने में मैं वक्त नहीं बर्बाद करने वाला हूँ। क्यों? तो अगर मैं यहाँ लिखते बैठूंगा तो वक्त बहुत लगने वाला है। मैं ओरली जो भी राइटिंग वर्क है वो मैं ओरली बताते जाऊंगा। अगर आपको वीडियो देख के अगर उसको लिखना है तो आप फिर से पीछे जाके वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके इसको सुन के लिख सकते हो, ठीक है। नो रेडीमेड ऐप। क्या करेंगे हम लोग, ओरली में जो भी राइटिंग वर्क है, अगर वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम है अगर, तो राइटिंग वर्क तो होता है, बिना राइटिंग वर्क के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। ओके, लिखना ही होता है और फाइनल आंसर भी वर्ड में हमको लिखना होता है, ठीक है। तो पहला 4th क्वेश्चन जो है हमारा, ये तो 5th क्वेश्चन था जो अभी हमने किए। 4th क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ेंगे। 3 person can build a small house in 8 days। मीनिंग निकालना है और जो भी राइटिंग वर्क है, फिर से बता रहा हूं, ओरली बताऊंगा और जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है उसको यहां हम सॉल्व करेंगे। चलो देखो, 3 person can build a small house in 8 days। क्या बोला गया है, 3 लोग हैं जो एक घर को बनाना चाहते हैं, तो वो 3 लोग 8 दिन में बना पाते हैं। To build the same house in 6 days। अगर उसी घर को हमको 6 दिन में बनाना है, ठीक है, अगर हमको उसी घर को 6 दिन में बनाना है, तो घर वही है यार, घर चेंज नहीं हुआ है। अगर घर चेंज हो जाता तो हमारा गड़बड़ हो जाता पूरा। घर चेंज नहीं है, घर वही, एक छोटा सा घर 3 लोग 8 दिन में बना पाते हैं। तो उसी घर को अगर हमको 6 दिन में बनाना है तो कितने लेबर की, कितने पर्सन की जरूरत पड़ेगी, ये हमको पूछा गया है। सिंपल। फिर से एक बार, अगर 3 लेबर या 3 पर्सन एक घर को 8 दिन में बना पाते हैं, तो उसी घर को 6 दिन में बनाने के लिए कितने लोग लगेंगे। बस ये सिंपल क्वेश्चन हमको यहाँ दिया गया है। अब उसी चीज को हम लोग राइट डाउन करें। देखो, वर्ड प्रॉब्लम में अपने मन की कुछ नहीं देखना। ओके, ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ लिख लिए, बहुत सजा दिए, उसको वैल्यू नहीं। जो हमारी टेक्स्ट लैंग्वेज है, टेक्स्ट लैंग्वेज मतलब कौन सी, बुक की लैंग्वेज, जो हमारा गवर्नमेंट का बुक है, जो भी हमारा सरकारी बुक है, गवर्नमेंट का बुक है, उस बुक में जो लैंग्वेज दी गई है उसी को हमको लिखना है, दूसरा लिखना नहीं। चाहे वो ज्यादा सजे,
अच्छा सा सजा के ना सजे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको मैथ सॉल्व करना है। ओके, तो जो भी दिया है हमको, जैसे दिया है उसी को हमको वैसे के वैसे लिखना है। ज्यादा अपने मन का कुछ भी नहीं डालना, ज्यादा हमारे वर्ड्स हमारे तरफ से कुछ तो भी मस्त ऐसा कुछ तो भी वो ऐसा करके कुछ नहीं करना है। जो वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं उसी वर्ड्स को हमको यूज करना है, फेंकना नहीं फालतू का अपना। हाँ, 10th में 9th में 10th में भी आपके जो बोर्ड के पेपर होते हैं उसमें टेक्स्ट लैंग्वेज ही लगती है, आपके बुक की लैंग्वेज लगती है, चाहे वो कोई भी पेपर हो, मराठी से लेके हिंदी से लेके हिस्ट्री से ले जो भी है सब टेक्स्ट लैंग्वेज यूज करनी है। तो यहाँ पे जैसे दिया है उसी को हम यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? जैसा दिया गया है वैसे ही लिख लेंगे। चलो आंसर, ओरली आंसर, 3 persons can build a small house in 8 days। तो इसी को हम लिखेंगे 3 persons build a house, small house in 3 days। ओके, कैसे? सॉरी 8 days। 3 persons build a small house in 8 days। हो गया? जो गया हम आंसर लिख रहे हैं। 3 persons build a small house in 8 days। ओके, नीचे लिखेंगे let x persons can build the same house, let x persons can build the same house या same small house in कितना डेज बोला गया है? in 6 days। let x persons can build the same house in 6 days। Therefore x into 6 is equal to 3 into 8। x लोग 6 दिन में बनाते, 3 लोग 8 दिन में बनाते, बस उसी को हमने लिख दिया, बाकी कुछ भी नहीं किया। हमारा घर कैसे है? सेम है, घर वही है, घर चेंज नहीं हुआ, इसलिए इज इक्वल टू कर दिया इसको। तो इसको अब मैं लिखता हूं, देखो ये जो मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा डिवीजन में, x इज इक्वल टू 3 into 8 upon 6। x इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन में उधर लेके गए डिवीजन में, 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 4 जा 4। Therefore हो गया। हमने क्या लिखा था? let x persons, है ना, यानी कितने पर्सन? 4 पर्सन। इसलिए फाइनल आंसर लिखेंगे therefore 4 persons can build the same house in 6 days। हो गया? या फिर ऐसे लिखेंगे 4 persons build the same house in 6 days। यह हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम में लिखने के लिए तकलीफ हो रही है तो वीडियो को फिर से बैक लेके जाइएगा, फिर से सुनिए, उसको लिखिए। राइटिंग वर्क आपने करना है। ओके, या पहले पूरा क्वेश्चन वीडियो देख के समझ लेना है और फिर खुद से लिखना है। जो खुद से लिखा जाएगा वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर मैं 6 पढ़ रहा हूं। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ, क्या दिया है? आभा एंड हर मदर इज 2:5। फिर से पढ़ रहा हूं। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:5। आभा और उसके मम्मी का जो प्रेजेंट एज है, अभी का एज, देखिए हाँ, कभी भी ख्याल में रखना, 9th में 8th में 10th में कहीं पे भी अगर वर्ड प्रॉब्लम में
एज से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं, एज पर्टिकुलरली एज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो कभी भी प्रेजेंट ये चीज आनी ही चाहिए, प्रेजेंट एज ये चीज आनी ही चाहिए। क्यों? तो हम अगर किसी को भी अगर हम पूछते हैं तेरी उम्र क्या है भाई, तो वो बताता है 2 साल पहले तो मेरी एज थी 12 ईयर, अभी बता नहीं क्या है। ऐसा कोई बोलता है? 2 साल पहले मेरी 12 थी, अभी पता नहीं भाई क्या है। तो किसी को भी अगर हम एज पूछते हैं तो वो आज की बताता है, प्रेजेंट एज बताता है। ओके, प्रेजेंट एज उसकी क्या है? तो जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम है और एज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम प्रेजेंट लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है, या प्रेजेंट से उस चीज को रिलेट करना नहीं भूलेंगे। तो इन्होंने क्या दिया है? रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:5, यानी आभा और उसके मम्मी का जो कुछ प्रेजेंट एज है उसका रेशियो 2:5 निकलता है। आगे बोला है एट द टाइम ऑफ आभा's बर्थ, यानी आभा के जन्म के वक्त। आभा, इसका मतलब क्या हो गया? अगर आभा आज मान लो 6 साल की है, मान लो अगर आभा आज 6 साल की है, तो उसके जन्म के वक्त यानी 6 साल पहले, ओके, जब उसका जन्म हुआ था उस वक्त यानी 6 साल पहले, अगर मान लो आज आभा का एज प्रेजेंट 6 साल, तो उसके जन्म के वक्त 6 साल पहले, ओके, यानी हमको 6 साल पहले तक जाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या बोला है? आभा के जन्म के बाद एट द टाइम ऑफ आभा's बर्थ हर मदर्स एज वॉज 23, यानी जब आभा का जन्म हुआ उस वक्त उसके मम्मी का एज 27 था। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आभा एंड हर मदर। तो प्रेजेंट एज निकालो, किसका? आभा और उसके मम्मी का प्रेजेंट एज निकालो। तो हमको जो भी लिखना है आंसर वो हम वर्ड में लिखेंगे, फाइनल आंसर जो भी होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आंसर को। अब ख्याल में रखना कभी अगर रेशो से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है, रेशो से रिलेटेड अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो 3 लाइन पहले तो लिखना है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लाइन हम बुक में से लिखेंगे और 2 लाइन उससे रिलेटेड। ये 3 लाइन लिखना ही है, आप लिखोगे। हाँ, एक आधा क्वेश्चन होता है कि जिसमें हमको उल्टा पुल्टा दिया गया होता है तो इतना लिखना नहीं पड़ता, या तो फिर उल्टा पुल्टा कुछ लिखना होता है, वो देखेंगे हमारा क्वेश्चन जैसे आएगा वो। तो जनरली अगर रेशो से रिलेटेड वर्ड्स प्रॉब्लम है, मैं फिर से बता रहा हूं, रेशो से रिलेटेड अगर वर्ड्स प्रॉब्लम है तो 3 लाइन लिखनी है। पहली लाइन बुक से, 2 लाइन बची हुई अपने मन से, पर पहले लाइन से रिलेट करती है। कैसे? स्टार्ट आंसर, पहली लाइन बुक से लेंगे हम, क्या लिखेंगे? द रेशो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:5। ये बुक से लिया हूं मैंने, बुक से पढ़ रहा हूं ना, फिर से बताता हूं। आंसर, द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:5। ये लाइन लिया मैंने बुक से, पहली। दूसरी लाइन लेट द कॉमन मल्टीपल इज x। हर कॉमन मल्टीपल क्या लेंगे? x लिखेंगे। ये हो गई हमारी दूसरी लाइन। लेट द कॉमन मल्टीपल इज x, या इसकी जगह b लिखेंगे, bx, ठीक है। चलो, इज लिखने की जगह हम bx लिखेंगे। लेट द कॉमन मल्टीपल bx। थर्ड लाइन, therefore
फर्स्ट लाइन हमने लिखे, सेकंड लाइन लिखे। फर्स्ट लाइन बुक से लिखे, बुक में था द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:5। लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, देयरफॉर थर्ड लाइन, ठीक है, थर्ड लाइन, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ आभा is 2x years and present age of her mother is 5x years। हो गया? फिर से therefore the present age of Abha is 2x years and the present age of her mother is 5x years। हो गया? यानी आभा का प्रेजेंट एज 2x है और 2x साल है, ईयर्स है, और उसके मम्मी का एज प्रेजेंट एज 5x ईयर्स है। नेक्स्ट, इतना हो गया, 3 लाइन हमने लिख ली है। therefore अभी आज मम्मी का एज कितना है? 5। आभा का एज कितना है प्रेजेंट एज? 2x। ओके, फिर से एक बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। रेशो एंड प्रपोर्शन में अगर वर्स प्रॉब्लम है तो 3 लाइन लिखनी हमको जरूरी है। पहली लाइन बुक से मैंने पहली लाइन लिया, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:5। प्लेन बुक से ले लिया, हमारे दिमाग से कुछ नहीं करना है, ज्यादा को कुछ नहीं भरना है। सेकंड लाइन, लेट द कॉमन मल्टीपल इज एक्स, बी एक्स। थर्ड, ये दोनों लाइन को मिला के थर्ड लाइन, यहाँ का 2, यहाँ का x, यहाँ का 5, यहाँ का x, बस, बाकी कुछ नहीं। Therefore, the present age of Abha is 2x years and present age of her mother is 5x years। बस इतना लिख दिए। अब उन्होंने क्या बोला है? At the time of Abha's birth, her mother's age was 27। आभा के जन्म के वक्त उसके मम्मी का एज 25 था, सॉरी 27 था। हमको जितना आज प्रेजेंट एज है उतना हमको बैक जाना पड़ेगा। काय के लिए? उसका बर्थ टाइम के लिए। तो मम्मी का एज कितना है भाई? 5x माइनस उसका एज कितना है आभा का? 2x इज इक्वल्स टू कितना? 27। therefore 3x is equals to 27, therefore x is equals to 27 upon 3, therefore x is equals to 9। यानी हमारा जो कॉमन मल्टीपल है x वो कितना आ गया है? 9। अब फाइनल आंसर लिखेंगे, therefore हमने ऊपर में हमारी जो तीसरी लाइन थी उसमें लिखा था प्रेजेंट एज ऑफ आभा इज 2x years and present age of mother is 5x years। वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ आभा इज इक्वल्स टू कितना है भाई? 2x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9, x की वैल्यू 9 है, इज इक्वल्स टू 18 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर इज इक्वल्स टू कितना भाई? 5x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 45 ईयर्स। ये हमने लिखना है फाइनल आंसर, पूरा लिखना है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाता है। एक मिनट भी अगर हमारा बचता है तो वीडियो की लेंथ कम हो जाती है। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है? बहुत बड़ा वीडियो होगा, बहुत बड़ा क्या बोलते वो बहुत बड़ा लेंथ वाला वीडियो देखोगे तो वॉच टाइम बनता है,
इसलिए बड़े बड़े वीडियो बनाए जाते हैं। पर मैं ये सोचता हूँ कि अगर बड़ा वीडियो होगा तो टाइम ज़्यादा होगा तो आपको उतने देर बैठने में कंटाला आता है ना एज ए स्टूडेंट करके, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करता हूँ ताकि हाफ एन आवर आप देखिए और उतना कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट हाफ एन आवर। तो प्रेजेंट एज ऑफ आवर मदर इज इक्वल्स टू 5x 5 into 9 45 years। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी ढंग से लिखना है आपको, इसी ढंग से उस वीडियो को उस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या दिया है। प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला एंड, क्या दिया है, प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला एंड सारा। द प्रेजेंट एजेस ऑफ वत्सला एंड सारा आर 14 years and 10 years respectively. After how many years will the ratio of their ages become 5:4? ऐसे बोला गया है। तो क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। दो लोग हैं, अब मैं लोग बोल रहा हूं, उसमें वो लड़का है लड़की है जो भी है, तो दो लोग हैं, उनके प्रेजेंट एज दिए गए। हमारा जो पिछला क्वेश्चन था उसमें आभा और उसके मम्मी के प्रेजेंट एज का रेशो दिया गया। ओके, देखो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। जो हमारा पुराना अभी का जो क्वेश्चन हो गया उसमें आभा और उसके मम्मी का प्रेजेंट एज दिया नहीं गया था, उस प्रेजेंट एज का रेशो दिया गया था। ओके, अभी का जो क्वेश्चन है उसमें दो लोग हैं, उन दोनों लोगों के प्रेजेंट एज दिए गए हैं। क्या सॉरी क्या क्या दिया है। द प्रेजेंट एजेस ऑफ वत्सला एंड सारा आर 14 years and 10 years respectively। तो हमारी जो वत्सला है उसका प्रेजेंट एज है 14 और जो सारा है उसका प्रेजेंट एज है 10। इतना क्लियर। आगे देखिए, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, कितने साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 8 साल के बाद, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स will the ratio of their ages become 5:4। कितने साल के बाद उनके एजेस का रेशियो ये 5:4 होगा। कंप्लीटली उल्टा क्वेश्चन है। जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसके एकदम उल्टा क्वेश्चन है। रेशियो दिया गया था, हमने प्रेजेंट एज निकाले, अभी प्रेजेंट एज दिया गया है, हमको फाइनली रेशियो दिया गया है, तो कितने का कितने साल बाद। अब कितने साल पहले और कितने साल बाद, ये दो चीजें आती हैं। मैं बोला कि अगर मेरा प्रेजेंट एज, अभी का एज XYZ है और मैं बोलूंगा इतने साल पहले, इतने साल पहले यानी मैं जा रहा हूं पीछे। अगर मैं पीछे जा रहा हूं तो मैं माइनस करूंगा। इतने साल बाद अगर मैं ऐसे बोलता हूं तो मैं क्या करूंगा, उतने साल को प्लस करूंगा। ठीक है, आज का प्रेजेंट एज है, वहां से पीछे और प्रेजेंट एज से आगे। तो उन्होंने क्या पूछा है, कितने साल बाद, यानी हमको आगे जाना है। 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, जो भी है, कितने साल बाद उनके एजेस का रेशियो 5:4 होगा। ठीक है, यह हमको बोला गया है। आंसर स्टार्ट करेंगे बुक से। अभी वो जो हमारे 3 लाइन, जैसे मैंने पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में, हमको 3 लाइन लिखना है। यहाँ क्वेश्चन उल्टा है, थोड़ा सा आपको उल्टा लिखना है। चलो पहले तो बुक से एक लाइन ले लेंगे, आंसर लिख लेंगे। द प्रेजेंट एजेस ऑफ वत्सला एंड सारा आर 14 years and 16 years respectively।
ये लिख लें, नीचे में लिखेंगे आफ्टर x ईयर्स, यानी x साल के बाद। मैं थोड़ी सी जो लाइन है ना वो बुक से ही ले रहा हूं। आफ्टर x ईयर्स रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:4। आफ्टर x ईयर्स, जो हाउ मेनी है ना वहां पे मैं लिख रहा हूं x। आफ्टर x ईयर्स रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी या विल बिकम 5:4। ओके, आफ्टर x years ratio of their ages will be कितना 5:4। बस ये बुक से लिख लिया हम। देयर आफ्टर यानी बाद में यानी हमको प्लस करना पड़ेगा। तो दो लोग हैं हमारे, कौन कौन है? वत्सला एंड सारा। वत्सला का प्रेजेंट एज क्या है? 14 और उसका सारा का 10। कितने साल बाद? हम लिख चुके हैं x साल बाद उनके एज का रेशो। ये x साल के बाद का एज हो गया, कितने साल बाद? 3 साल बाद। तो ये हो गए 17, ये हो गए 13, ये हो गए 17, ये हो गए 30। 3 साल बाद अगर 3 इयर्स आफ्टर बोले तो x साल के बाद उनका एज हो गया, वो कितना है? 5:4। देयर एकदम सिंपल है, जितना सिंपल कर सकते हो इतना सिंपल करो, जितना सिंपल लिख सकते हो उतना सिंपल लिखो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहां से इधर, इधर से इधर, तो 5 into 10 plus x is equals to 4 into 14 plus x। Therefore 5 into 10 50 plus 5 into x 5x is equals to 96 plus 4x। हो गया? यानी हमने क्या किया वहां पे? क्रॉस मल्टीप्लाई किए। ओके, अरे यार 15 14 4 था और 15 4 56 हो गया। अब क्या करना है? x को इधर ट्रांसफर, 50 को उधर ट्रांसफर। तो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 56 माइनस 50। होता है लिखते लिखते एक बार गलती हो जाती है, दिमाग में कुछ तो भी चालू रहता, कुछ तो भी लिखा जाता। तो कितना हो गया? x इज इक्वल टू 6। मैं जनरली, आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, जनरली मैं एडिट नहीं करता उसको, जैसे है वैसे अपलोड कर देता हूँ। एडिट इसलिए नहीं करता, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो जाती है तो मान्य कर लेना चाहिए कि हाँ भी करते करते गलती हो गई, उसको सुधार दिया हमने। एडिट करने के बाद वो गलती छुपा ना हो जाए। हाँ, तो इतना दिमाग में चलते रहते हैं कैलकुलेशन और कुछ, तो नेचुरल है कि थोड़ा वो इधर उधर हो जाए। आपने भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक्सेप्ट इसलिए करना चाहिए कि मैं बिना एडिट किए उसको अपलोड कर देता हूँ। ओके, तो x इज इक्वल टू 6 हमारी क्या है? वर्स्ट प्रॉब्लम है, इसलिए एज इट इज उसको लिखेंगे। क्या पूछा था हमको? आफ्टर हाउ मेनी इयर्स विल द रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम 5:4। इसलिए लिखेंगे आफ्टर 6 इयर्स, आफ्टर 6 इयर्स रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम 5:4। या सिर्फ सिंपल अगर लिखना है तो लिखेंगे आफ्टर 6 इयर्स, बस इतना लिख दो, खत्म। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स बोला है बस, इसलिए फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे? आफ्टर 6 इयर्स, खत्म, कुछ भी नहीं करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, नहीं सॉरी यार कितना 8। वर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं क्योंकि वक्त थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। हाफ एन आवर से कभी कभी हो जाते हैं 45-50 मिनट्स हो जाते हैं। मैं ये जनरली चाहता हूँ कि हाफ एन आवर 35 मिनट्स वगैरह वीडियो रहे,
ताकि आपको देखने के लिए भी उतनी परेशानी ना हो और आपको भी समझ में आ जाए। धीरे धीरे एक एक वीडियो में क्वेश्चन को मैं डालते जाऊँगा, 3-4 क्वेश्चन जितने भी होंगे उतने क्वेश्चन को डालते जाऊँगा। तो आज हमारे कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी हुआ है शायद, है ना। यानी आज हमने किए क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 6 को और क्वेश्चन नंबर 7। कल नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और अगर क्वेश्चन नंबर 9 है तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 है। फिर उसके बाद उसी वीडियो में हम स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिस सेट 4.2। ओके, प्रैक्टिस सेट 4.2 नेक्स्ट वीडियो में। आज हम यही रुक जाते हैं। ओके, अगर आप लोगों को ये पढ़ाना अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। कभी बोलता नहीं हूं मैं ज़्यादा कि एक आध बार बोल दिया। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए।